बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 29 जुलाई और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपको याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो 41 एमएनए जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको 2 हफ्ते की डेडलाइन दी थी कि वो 2 हफ्ते के अंदर अंदर एफिडेविट्स बयान हल्फी जमा करवाकर किसी भी पार्टी को, क्योंकि वो आज़ाद मुंतखब हुए थे, जिस पार्टी को वो चाहें उसको वो ज्वाइन कर सकते हैं। उन 41 में से पूरे 41, जी हाँ, 41 आउट ऑफ 41 सबके सब ने 100% अपने एफिडेविट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे। अब ये तो पुरानी खबर हो गई। नई खबर इसमें यह है कि अब उन एमएनएज को टारगेट करके उनको अगवा किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, डिफरेंट किस्म के पर्चे उन पर, उनके ख़ानदानों पर दिए जा रहे हैं और उन पर प्रेशर ये डाला जा रहा है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको बुलाए ये पूछने के लिए कि ये दस्तखत आपने किए हैं एफिडेविट पर या नहीं, तो आपने मुकर जाना है और आपने कहना है कि ये दस्तखत मैंने नहीं किए, ये एफिडेविट मेरा नहीं है, और यूं वो डेट गुजर जाएगी और वो या तो आज़ाद ही डिक्लेयर हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मंशा भी एक किस्म की कागजी तौर पर पूरी हो जाएगी। 15 दिन की डेट गुजर जाएगी, ये जाकर कह देंगे कि हमने ये साइन नहीं किए, उसके बाद ये इस चीज़ को बदल नहीं सकेंगे और ये आज़ाद ही रह जाएंगे और तहरीक इंसाफ को सीटें नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को फिर मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकेंगी। इस चीज़ की काविश की जा रही है और इसके लिए बेशुमार एमएनएस जो हैं उनको इस वक्त टारगेट किया जा रहा है। उमर अयूब और दूसरे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद से, जिसमें उमर अयूब ने वाज़े तौर पर कहा कि इस टाइम इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिनमें उन्होंने नाम लिया कि आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस एमआई और आईबी और तमाम दूसरी जो एजेंसीज हैं हुकूमत की, मसलन जो इदारे हैं एफआईए हो या एंटी करप्शन हो, उन तमाम को माफिया के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मीन उमर अयूब ये कहना चाह रहे थे, जो कि खासी दुरुस्त बात है उनकी, कि एजेंसी जो है, एक एजेंसी बंदा उठाकर दूसरी एजेंसी को दे देती है। आपने सुन रखा होगा पहले कि जब लोग रैंसम के लिए अगवा होते थे पाकिस्तान में, अभी भी होते हैं, लेकिन तब ये बहुत बाकायदगी से काम होता था मुशर्रफ साहब के वो वॉर अगेंस्ट टेरर के बाद, कि बंदा जो है वो मुल्तान से किसी और ने अगवा किया, आगे उसने एक ग्रुप को बेच दिया, दूसरे ग्रुप ने तीसरे को बेच दिया, चौथे ने काबुल में जाके किसी को बेच दिया, और अब जब वो रैंसम मांगते थे तो वो बताते थे कि हम तो पीछे 10 करोड़ देकर ये बंदा लेके आए हैं, आप अब हमें इतने पैसे देंगे तो हम आपको अदा करेंगे। मीन आगे से आगे वो बंदा बिकता जाता था। आज जो उमर अयूब हैं उन्होंने यही बात बताई मीडिया के अंदर कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो माफिया के तौर पर काम कर रही। एक एजेंसी बंदा उठाती है, दूसरे को दे देती है, उठाने वाले को नहीं पता होता कि दूसरा कहाँ ले गया, दूसरे वाले को नहीं पता होता कि तीसरे वाला कहाँ ले गया। मतलब कि एक माफिया की तरह, एक नेटवर्क की तरह ये सब कुछ चल रहा है। कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं, और ये तमाम बातें उमर अयूब साहब ने सामने रखी हैं। बातों में हकीकत भी है। अगर आप मेरे भाई के केस को ही ले लीजिए तो 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, उन्हें किस एजेंसी ने अगवा किया हुआ है हमें ज़ाहिर है नहीं पता, या मिलिट्री इंटेलिजेंस है, एमआई है या आईएसआई है। अज़हर मशवानी साहब के 2 भाइयों को भी अगवा किया गया है। उनके बारे में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वो एमआई के पास हैं, कुछ कहते हैं कि आईएसआई के पास हैं। मेरे भाई के बारे में कुछ पता नहीं कि वो किसके पास हैं। अज़हर साहब के साथ उनकी कोई 5-6 दफ़ा उनके भाइयों की बात भी करवाई गई है, लेकिन मेरे भाई पर कोई खसूसी ख़तरा लाहक है कि ना उनकी मेरे से बात करवाई गई है, ना ही ख़ानदान के किसी और शख्स से बात करवाई गई है। मतलब कि 50 दिन से हमें नहीं मालूम कि वो ज़िंदा हैं नहीं हैं, कहाँ हैं। और बदकिस्मती से अभी तक 2 हाई कोर्ट्स पे हम जा चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पहले जा चुके हैं, वहाँ पर भी जज साहब 40 दिन लगे रहे, लेकिन वो हमें उनका कोई बेसिक क्लू भी नहीं निकलवा के दे सके। और अभी ज़ाहिर उन्होंने कोशिश की पूरी अपनी ताई, मैं उनकी सताइश करूँगा। अभी जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा सुन रही हैं केस, कल वो दोबारा सुनेगी
और अभी तक भी कोई क्लू नहीं है। मतलब हमें इतना भी नहीं पता कि वो किस एजेंसी के पास हैं, कोई फ़ोन पर बात हो जाए, कोई पता चल जाए। एजेंसीज़ को भी ज़ाहिर पता है, इसीलिए शायद मेरे से रब्ता नहीं किया होगा कि यहाँ से कुछ नहीं मिलना, यहाँ से कोई लचक नहीं होनी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी, ज़मीर का सौदा आगे से नहीं होना। शायद यही वजह है कि ये कड़ी सज़ा दी जा रही है कि उनके वेयर अबाउट्स, उनकी वेल बीइंग, या वो ज़िंदा है नहीं है, उनके साथ क्या किया है, ये तक जो है वो कोई एजेंसी जो है वो उसको डिस्क्लोज़ करने को तैयार नहीं, ना अदालत के सामने, ना पर्सनली हमसे रब्ता करके। बहरहाल चलें, जो भी हुआ, हम अपनी फ़िक्र की, हम अपनी जो नज़रिया है उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि खान साहब जेल से बाहर आएंगे तो उसके बाद एक नया हमारी जद्दोजहद शुरू होगी उन सारे चोरों लुटेरों की जो हमारे अंदर घुस बैठिए भी होंगे, उनके साथ भी। और शायद उस वक्त सारी कुर्बानी देने के बाद मैं एक, वो कहते हैं ना, एक दरिया पार किया था तो एक और दरिया का सामना था, तो मुझे लगता है तब एक और दरिया का सामना होगा। और मैं कभी कभी ये सोचता हूँ, आई एम नॉट कट फॉर पॉलिटिक्स, क्योंकि जितना गंद है अब हमारी पॉलिटिक्स में, और कई दफ़ा आप समझते हैं बड़े तअज्जुब में और अचंभे में आते हैं। देखें, करप्ट और ईमानदार कौमें होती हैं, इदारे, पार्टियां, ये सब कुछ नहीं होते। अगर कोई कौम ईमानदार है तो उसका हर इदारा, हर जगह पर ईमानदार लोग ज़्यादा होंगे और करप्ट कम होंगे। जब एक कौम, मिनासल कौम करप्ट हो जाती है, उसकी वजूहात तो ज़ाहिर है ऊपर से ट्रिकल डाउन ही होती हैं, उनके जो ऊपर बैठते हैं लोग वही उनको करप्ट करते हैं। लेकिन जब एक पूरी कौम करप्ट हो जाती है तो उसका नुकसान ये होता है कि फिर उसके इदारे भी उसी तरह, अब अगर आप फ़ौज को उठाएंगे, उसकी लीडरशिप को उठाएंगे, और या उसके रैंक एंड फाइल को उठाएंगे, तो उसमें भी मिलती जुलती ही करप्शन के असरात होंगे, जो पुलिस में होंगे, जो ब्यूरोक्रेसी में होंगे, जो जुडिशरी में होंगे, जो वकला में होंगे, जो प्रोफेसरों में होंगे, जो टीचरों में होंगे, जो बिजनेसमैनों में होंगे। तो पूरी की पूरी कौम का ही एक इखलाकी रवैया एक ही तरह का होता है। तो इसी तरह पीटीआई भी हवा से नहीं आई, मरीख से नहीं आई, वो भी इसी सोसाइटी में से है, वहाँ भी बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए हैं। तो मुझे लगता है कि ये जंग जब ख़त्म होगी, अभी तो हम अपनी इस इमरान खान साहब जेल के अंदर कुर्बानी दे रहे हैं, हम सब भी अपने अपने तय कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जब ये जंग जीतेंगे तो एक और लड़ाई भी हमें लड़नी पड़ेगी, और वो अंदर बैठे ऐसे घुसपैठिए और मुनाफिक जो हैं उनके खिलाफ लड़नी पड़ेगी। बहरहाल अभी मैं वापस इस चीज़ पे चलता हूँ कि उम्मीद करते हैं कल जस्टिस साहबा जो है वो, उमर अयूब साहब ने ये जो बात बताई कि ये माफिया की तरह हैंडल हो रहा है सब कुछ, इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो देंगी और इस मामले को थोड़ा हैंडल करने की कोशिश करेंगी। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने, जमात इस्लामी का धरना। आपको पता है इस्लामाबाद में खुले आसमान के नीचे सोए भी हैं उनके अमीर मोहतरम, लेकिन उन्होंने जो तकरीरें की हैं वो बड़ी वाज़े तौर पर ये दिखा रही हैं कि ये डोरियां कहीं और से हिल रही हैं। शायद जो मकासद तहरीक लब्बैक को लाकर पूरे ना किए जा सके, वो मकासद जमात इस्लामी को लाकर पूरे किए जा रहे हैं। अच्छा, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है, ये मेरी जमात का ओपिनियन नहीं, मैं वाजे कर दूं, ये जो मैं ओपिनियन दे रहा हूं ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है जमात इस्लामी के बारे में, क्योंकि दो तीन वजूहात हैं। एक तो उनके वर्कर्स जो हैं उन्होंने बताया कि जब हमें पकड़ा गया तो पूछा गया आप में से तहरीक इंसाफ के कौन से लोग हैं, तो जिन्होंने बताया उनको पकड़ के जेल डाल दिया, अटक जेल भेज दिया, और जिन्होंने बताया कि हम जमात इस्लामी के हैं उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद अमीर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पाकिस्तान के तमाम चैनल्स के ऊपर लाइव चली, और ये तभी चलती है जब पीछे चौधरी साहब होते हैं। चौधरी साहब ना हो, मैं हुकूमत में रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर का मीडिया हैंडल करता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जमात इस्लामी के अमीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनकी तकरीर या उनकी टॉक जो है वो किसी सूरत भी तमाम चैनल्स पर एक वक्त में नहीं चल सकती। या आपको हतमी तौर पर बता रहा हूँ, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वाज़े नज़र आ रहा है कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है और ये सब उनका प्रोजेक्ट है। और सुनिए ज़रा जमात इस्लामी के कारकुनान कहते क्या हैं। पुलिस वाले आए, डीएसपी साहब ने कहा जी आप पीटीआई के हैं, मैंने कहा नहीं जी हम पीटीआई के नहीं हैं, हम जमात इस्लामी के हैं। फिर मैंने उनको अपना कार्ड दिखाया, हमारी ड्यूटी है इसको इधर के कोई कैजुअल्टी हो जाए, कुछ हो जाए, फर्स्ट एड की ना, वो हमारी ड्यूटी है इधर। उन्होंने हमें गाड़ियों में बिठा के तो कंट्रोल की तरफ ले गए। मैंने कहा जी कितने सैर कराने का मूड है, कहता है जी अभी आपको बता देते हैं। आगे गए, डीएसपी साहब ने खुद आए, गाड़ी में झलका, उसने कहा जी जमात इस्लामी के कौन कौन हो, मैंने कहा जी ये हम 9-10 आदमी जमात इस्लामी के हैं। पीटीआई वालों को अटक जेल ले गए, हमें उधर कहते हैं वो तो रोल होटल से चाय माई पिए और कर। मतलब आप लोगों को जमात इस्लामी का जब आपने बताया मैं जमात इस्लामी का हूं, तो उन्होंने आपको कहा आप जाएं जी, आपको छुट्टी है? हमने भी शुक्र किया। नहीं तो जो पीटीआई के 3 लोग 4 लोग थे उनके साथ क्या किया?
उनको ले गए आगे, कहाँ लेके गए हैं? अटक गए। अच्छा, सुन लिया आपने। इसके अलावा जमात इस्लामी अब कहती है कि आप फॉर्म 45 अगर आपके पास हैं तो आप दोबारा वो काउंटिंग की तरफ क्यों नहीं जाते, और जब इनसे फॉर्म 45 मांगे गए थे तो इन्होंने फॉर्म 45 देने से इनकार कर दिया था इस्लामाबाद में और कहा था अपनी लड़ाई खुद लड़ें। ये याद कीजिए, ये जमात इस्लामी के वो शख्सियत जिनके पास फॉर्म 45 थे उन्होंने नहीं दिए थे। अच्छा, अगली बात जो आपको मैंने बतानी है वो इसी से रिलेटेड है कि इस हुकूमत को इन्होंने वोट भी दिया हुआ है। ये जहन में रखिएगा कि जमात इस्लामी ने इनको वोट भी दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ जमात इस्लामी की इनको ज़रूरत पड़ेगी, और ये कोई नई बात नहीं, किसी दिन पूरी तारीख पे बात करेंगे। आप अगर बात करें कि जब 71 का वाक़या था तब देखें कि जमात इस्लामी किस तरफ खड़ी थी। भुट्टो साहब को फांसी देने का टाइम था तो तब जमात इस्लामी किधर खड़ी थी। ज़ियाउल हक साहब की मार्शल थी तो तब जमात इस्लामी किधर खड़ी थी। बेनज़ीर की हुकूमत गिरानी थी और उसके लिए IGI बनाई गई। पहले हुकूमत गिराने से भी पहले IGI बनाई गई उनसे मैंडेट छीनने के लिए, तब जमात इस्लामी किधर खड़ी थी। उसके बाद 90 की पूरी दिहाई जमात इस्लामी ने कैसे साजबाज तोड़ जोड़ करके सीट एडजस्टमेंट, और वो किधर खड़ी रही, किन के साथ खड़ी रही। फिर याद कीजिए मुशर्रफ साहब और मुतहद्दा मजलिस अमल, उसके अंदर भी जो है वो जमात इस्लामी थी। तो पूरी तारीख पर अगर आप नज़र दौड़ाएं, आप 70 से लेके अभी तक, तो आपको हमेशा नज़र आएगा कि जमात इस्लामी जो है, ज़ाहिर है वैसे तो दीनी लोग हैं, बातें भी अच्छी करते हैं और दीन की बात भी करते हैं। मौलाना मदूदी साहब की ये जमात है, बड़ा एहतराम है हमारी नज़र में इनका, लेकिन सियासी तबसरा कर रहे हैं, सियासी तज्जिया इनके ऊपर कर रहे हैं कि जब भी कोई क्रिटिकल मोमेंट आया इन्होंने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया जमहूरियत के ख़िलाफ़। इन्होंने हमेशा नवाज शरीफ जैसी IGI और करप्ट लोगों को सपोर्ट किया और उनके साथ खड़े हुए। कभी डिसाइसिव मोमेंट के अंदर इन्होंने कोई ऐसी जगह के ऊपर पोजीशन नहीं ली जहां पर इन्हें फ़ायदा ना हो। इनका अगर वज़न जो है वो 300 ग्राम होता है तो हमेशा ये 700 या 1200 ग्राम का हिस्सा जो है वो सिस्टम के अंदर मांगते हैं। तो नाम मज़हब का है, पैकिंग मज़हब की है, अंदर मामलात जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। ये बदकिस्मती की बात है क्योंकि मैंने दोबारा कहा कि बहुत ही मोहतरम जमात है, इसके अंदर बहुत अच्छे लोग भी रहे हैं। आपको पता है जो पिछले से पिछले अमीर थे वो बड़े मोहतरम आदमी थे, बड़े मोहतरम लोग भी रहे, ईमानदार लोग भी रहे, लेकिन बाय एंड लार्ज हिपोक्रेसी के अंदर हमारा अपना एक मकाम है और मैं सियासी हिपोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। और जब जब डिसाइसिव मोमेंट आया जमात ने हमेशा अपने सियासी फ़ायदे के लिए नज़रिए के साथ खड़ा होना कभी नहीं चाहा, और नज़रिया सवाए सीट हासिल करना और थोड़ा सा इक़्तिदार हासिल करना, इससे ज़्यादा कोई मुझे नज़रिया कभी नज़र आया नहीं, माज़रत के साथ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर है कि पंजाब में कूड़ा टैक्स लगाया गया है। जी हाँ, देहात से लेकर शहरों तक कूड़ा टैक्स लगा है और अब छोटे घर जो देहात में वो भी कूड़ा टैक्स देंगे। ये टॉपिक हमने पंजाबी वीलॉग में आज कवर किया है डिटेल के साथ कि किसने कितना टैक्स अदा करना है और ये हुकूमत लगाएगी, ये खुद कूड़ेदान में जाएगी या इनको कूड़ा टैक्स मिलेगा। ये पंजाबी वीलॉग में हमने इसे कवर किया, वहाँ सुनिएगा। यहाँ पर मैं अगली खबर की तरफ मूव करता हूँ कि उमर अयूब साहब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहीं पर बैठे हमारे दूसरे लोगों ने बताया कि हमारे एक MNA को फ़ोन आया और उन्हें कहा गया कि आप ज़रा थोड़ा सा हमें आएँ, मिलें और आपसे बातचीत करनी है कि आपने आने वाले दिनों में किसको ज्वाइन करना है। तो उन्होंने कहा मैं 39 वाला हूँ, 41 वाला नहीं हूँ। ये 39 वाले कौन हैं? ये वो हैं जिनके फॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिखा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA डिक्लेयर कर चुकी है। मतलब इनके पास अब चॉइस नहीं है कि ये पार्टी बदले। तो जब उन्होंने कहा कि मैं 39 वाला हूँ, मतलब मैं ऑलरेडी PTI का हूँ, मैं नहीं बदल सकता पार्टी, मैं 41 वाला नहीं हूँ, मैं उनमें से नहीं हूँ जिन्होंने एफिडेविट जमा करवाने हैं। तो फ़ोन वाले ने कहा अच्छा ठीक है, तुसी फिर मौजा करो, मीन आप परेशान ना हो। ये परेशानी सारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है ये फॉर्म 41 वालों के लिए खड़ी की गई है। देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बड़ी वाज़े बता दूं कि लोग कोई नहीं हिलेंगे इनमें। अगर कोई नज़रियाती कम होगा, ज़्यादा होगा, हिलेगा कोई नहीं। उसकी वजह है कि फ्यूचर पॉलिटिकल जो है वो इमरान खान के साथ है, सब कुछ जो है वो इमरान खान साहब के साथ होता हुआ लोगों को नज़र आ रहा है। इसी में से खबर अगली निकलती है, जावेद हाशमी जो आजकल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, उनके भतीजे को उठा लिया गया और उनका भतीजा भी है और दामाद भी है, उसको उठा लिया गया और उसके ऊपर केस ये बनाया गया कि उसने स्कूल से मग चोरी किया है। जी हाँ,
किसी दूर दराज के स्कूल से उन्होंने जाकर वहाँ से मग चोरी कर लिया है, एक कप की बात हो रही है, ये चोरी कर लिया है और शायद साथ जग भी किया है, ये मुझे नहीं पता। तो ये मुकदमा उन पर दिया गया है। पहले तो उनको गायब रखा गया, अब मुकदमा दिया है ताकि जावेद हाशमी जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तनकीद ना करें, इमरान खान के हक़ में ना बोलें। ये उनके ऊपर जनाब पूरे का पूरा जो वज़न है वो डाला गया। वापस आता हूँ, जमात इस्लामी का जो धरना, उसके बारे में एक चीज़ रह गई थी कि एक तो ज़ाहिर है उनके बारे में मैंने आपको बताया कि सब टेलीविजन पर फिर जो लोकल गवर्नमेंट है वो ताकीद कर रही है कि जमात इस्लामी का जो धरना है उसके अंदर सफाई का इंतज़ाम करें, पानी मुहैया करें, ये मुकामी गवर्नमेंट कर रही है। तो फिर धरना कम हुआ, मेहमान नवाजी ज़्यादा हुई, तो आप खुद ही समझ जाइए कि ये किसने भेजा, कैसे भेजा और क्यों भेजा। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ आते हैं। एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि सब जमातें मिलकर बैठें तो काम आगे चलेगा। ये ज़रा गौर कीजिए कि एक हफ़्ता पहले ये पाबंदी लगा रहे थे तहरीक इंसाफ पर, फिर कल आप याद कीजिए पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं वो रो के कह रहे थे हमसे बात करें। आज एहसन इकबाल जो खुद इस्तीफ़ा दिए बैठे हैं शहबाज शरीफ से कि मेरी वजारत के अंदर आपके अपने लोग इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, मुझे काम नहीं करने दे रहे, वो अब कह रहे हैं कि सब मिलकर बैठेंगे तो मसला हल होगा। तो ये फैसला कर लें पहले कि इन्होंने मिलकर बैठना है या इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगानी है। इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने बयानियाँ बनाना क्या है। अगली खबर है जी कि हमने पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला, ये वो नारा था जिसके ऊपर 2018 का इलेक्शन लड़ा गया मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। 13 में भी इनका यही नारा था कि हमने निकाला है, हम निकालेंगे। तो आपको बताते हैं 2007 या 8 में गालिबन ये प्लांट लगा था, 2014 में ये प्लांट लगा था पोर्ट कासिम का, और इसके ऊपर कोयला से बनने वाला, और इसके अंदर जो डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, मालकान में से हैं, वो एक तो मुबैना तौर पर जो आपको पता है कि सैफुर रहमान उर्फ नैब जो बाजी मरियम के समधी हैं वो हैं, और दूसरे शहबाज शरीफ है। 177 रुपये का यूनिट पड़ता है, 18% कैपेसिटी पर ये यूनिट चल रहा है पूरे का पूरा, ये पूरे का पूरा जो प्लांट है ये चल रहा है, और 177 रुपये 177 रुपीज़ पर यूनिट बिजली का ये पैदा करके बेच रहा है। 18% ये चल रहा है और 100% की से कैपेसिटी पेमेंट्स हो रही हैं। सिर्फ पिछले महीने में इसको पिछले साल में शायद 121 अरब की जो है वो कैपेसिटी पेमेंट्स की गई हैं, और आप सोच सकते हैं कि ये प्लांट जो है वो कितना महंगा पड़ा और इसमें कितना ज़्यादा पैसा कमाया गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि शहबाज शरीफ और इस सारे टब्बर का इस सारे काम से क्या लेना देना है। अच्छा जी, अगली खबर ये कि नया माली साल कौमी असम्बली मुलाजमीन को पहला महीना 21 करोड़ की अजाफी तनख्वाहें। जी हाँ, 21 करोड़ की अजाफी तनख्वाहें, ये पहला महीना है ना, जून के बाद जुलाई का। 21 करोड़ रुपए की अजाफी तनख्वाहें जो हैं वो दी जा रही हैं सिर्फ कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के लोगों को। और यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है कि आप याद रखें कि 85 लाख रुपए, 85 लाख रुपीज़, ये 8.5 मिलियन रुपीज़ का सिर्फ खाना खा गए हैं अभी ये इसी थोड़े से अरसे के अंदर, ये भी जहन में रखिए। और 21 करोड़ की इजाफी तनख्वाहें दी जा रही हैं। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मुल्क जो है वो कर्ज़ों में डूबा हुआ है और हमारे पास कुछ है नहीं। अच्छा जी, महवा हयात साहबा, आपको पता है कि वो एक एक्ट्रेस है पाकिस्तान की, उनकी एक जाली वीडियो वायरल की गई है। जिस अकाउंट से वो वायरल की गई है वो अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड अकाउंट भी और नून लीग से रिलेटेड अकाउंट भी अपने आप को वो जो है वो क्लेम करते थे। उस अकाउंट पे ऊपर अब एक्स ने पाबंदी लगा दी है, लेकिन ये एक बहुत ही वाहियात और गंदी किस्म की वीडियो जो है महविश हयात साहबा की, वो वहाँ से लीक की गई थी। अब मुझे नहीं पता दुरुस्त है, गलत है, जाली है, लेकिन बहुत ही वाहियात किस्म की वो वीडियो थी। अच्छा जी, उमर सैफ, आपको याद होगा उमर सैफ साहब वो ड्रामा है जिन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर आईटी की वजारत ली थी, और जिनके ज़माने में ये सब गंद पड़ा था, ये फायरवॉल्स का और इंटरनेट स्लो करने का और इंटरनेट बंद करने का, और उन्होंने बेशर्मी के साथ, इंतहाई बेशर्मी के साथ, उन्होंने डिठाई के साथ इस सबको इसका डिफेंड भी किया था, और ये सारे गंदे काम वो करके गए थे। और परले दर्जे के झूठे इंसान हैं, अपनी तालीम से लेके तकरीबन हर चीज़ के बारे में दबाकर झूठ बोलते हैं। इनके वालिद गिरामी शायद रिटायर्ड कर्नल हैं और शायद नवाज शरीफ के बहुत ही ख़ास खिदमत गुजार थे, जिसकी वजह से इनको इस तरह की पोजीशंस पहले भी मिलती रहीं। हैरान कुन हद तक हर उस जगह जहाँ से मलाई शलाई मिल सकती है वहाँ पर ये पहुँचते हैं। अब इन्होंने एक झूठ बोला और रंगे हाथों पकड़े गए, और शर्म नहीं है कि उसके ऊपर कौम से माफ़ी मांगे। इन्होंने कल या परसों या 2 दिन पहले, खैर इन्होंने जो ट्वीट है वो तो गालबन काली किया, इन्होंने ट्वीट किया कि एयर ब्लू बहुत ही बुरी एयरलाइन है और इसके कोई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स नहीं है और ये बहुत ही पैथेटिक है
और उसके खिलाफ ट्वीट किया, बेसिकली बताने के लिए कि मैं एक सेलिब्रिटी हूं और मेरा ट्वीट जो है वो एयर ब्लू को नुकसान देगा। एयर ब्लू वालों ने पता नहीं ये खुद ट्वीट किया या किसी से करवाया, उन्होंने आगे से इनका कच्चा चट्ठा खोल के रख दिया। उन्होंने कहा कि आपने फ़्लाइट बुक करवाई थी, आप आए थे लेट, उस टाइम तक फ़्लाइट क्लोज़ हो चुकी थी, आप बोर्डिंग करना चाहते थे, जहाज़ जाने का वक्त हो गया था, आपकी वजह से हमने फ़्लाइट लेट नहीं की और आप उस फ़्लाइट में सवार नहीं हो सके। तो जब आप फ़्लाइट में ही सवार नहीं हो सके तो सेफ्टी कंट्रोल, आपको एयर सेफ्टी कंट्रोल कहाँ से पता चले जब आप उस जहाज़ में ही नहीं थे? आपकी फ़्लाइट रह गई, आप सिर्फ अपना साड़ फक रहे हैं, आप अपनी जलन निकाल रहे हैं, क्योंकि आपके लिए हमने फ़्लाइट लेट नहीं की, आपके लिए हमने फ़्लाइट जो है वो डिले नहीं की, आप आखिरी मिनट पर पहुंचे। मीन 2.5 घंटे, आपको 3 घंटे पहले पहुंचना था, आधे घंटे के भी से भी कम वक्त था जब आप पहुंचे, फ़्लाइट क्लोज़ हो चुकी थी, आपको जगह नहीं मिली। तो अब आप एयरलाइन को जो है वो उनके ख़िलाफ़ आप झूठ बोल रहे हैं। ये झूठ पकड़े जाने के बाद कि इन्होंने फ्लाई किया ही नहीं एयर ब्लू के ऊपर और ये नो शो हो गए, तो उसके बावजूद इन्होंने ये ट्वीट किया और माफ़ी नहीं मांगी, उल्टा पूछ रहे हैं आपके पास ये मालूमात मेरी कहाँ से आई? और भाई जहाँ से भी आई पहले तो आप बताएं कि आप लोगों से ये झूठ क्यों बोल रहे हैं। अच्छा जी, 126 यूनिट का बिल, 1.5 लाख रुपए। जी हाँ, 126 यूनिट सिर्फ। ये आप सिर्फ एक बल्ब चलाएं ना पूरा महीना तो वो 200 मतलब आप मेरा मजाक ना बना लीजिएगा बात का कि बल्ब इतने यूनिट नहीं होते, लेकिन मेरे कहने का मतलब बल्ब हो, साथ एक आध पंखा हो, तो ये कम से कम 200, 300, 350 यूनिट तो ये ले जाता है। सोचिए सिर्फ 126 यूनिट का बिल जो है वो 1.5 लाख रुपए। शहरी रोता हुआ गया और उसने कहा कि 200 यूनिट तक तो वैसे ही बिजली आपने फ्री देनी थी, तो वो रोता हुआ गया, उसको धक्के मारकर जो है वो दफ्तर से निकाल दिया गया। उसके साथ साथ गुजरांवाला के अंदर एक खातून ने गंदे नाले के अंदर कूदकर बिजली के बिल की वजह से अपनी ज़िंदगी ले ली। उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी क्योंकि गंदे नाले में कूदकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी ली है। वजह क्या बनी है उसकी? वजह उसकी भी यही बिजली के बिल बने हैं। हर रोज़ 2-3 जाने जा रही हैं बिजली के बिलों के पीछे क्योंकि अवाम देने से कासिर। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जुलाई का महीना, अगस्त में इससे बड़ी क़यामत आएगी, सितंबर में इससे बड़ी क़यामत आएगी। आप इमरान खान ने आपको कहा था कि मैं बर्दाश्त कर लूँगा, आपसे ये बर्दाश्त होगा नहीं। एडहॉक जजेस जो 2 नए लगाए गए हैं वो कल हल्फ लेंगे। डबल मौजें होंगी, एक तो तनख्वाह लेंगे, साथ वो पेंशन भी लेंगे और पेंशन भी तकरीबन उतनी की बन जाती है, तनख्वाहें भी, तो खूब मज़े होंगे। और ऊपर से काजी साहब के साथ मिलके हम उल्टे सीधे अच्छे बुरे फैसले भी सारे हम करेंगे। अगली खबर ये कि जी कोला नेक्स के जो डिप्टी मैनेजर और जनरल मैनेजर थे उनको भी अगवा कर लिया गया है। और अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि जो नेक्स कोला के ओनर थे वो वापस घर आ गए हैं, लेकिन उनके डिप्टी मैनेजर और जनरल मैनेजर्स को अगवा किया गया। लग तो ये भत्ते का काम ही रहा है पूरे का पूरा। अगली खबर, मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर 2 पाकिस्तानी लड़कों की लड़ाई आपने देखी थी, हमने आपको खबर दी थी। हमारा ये फ़र्ज़ है कि खबर अपडेट हो तो हम आपको पूरी स्टोरी दें, कभी भी वन साइडेड या झूठी स्टोरी हम आपको ना दें। और अगर एक इन्फॉर्मेशन एक वक्त तक मौजूद नहीं हो और जब वो हमारे सामने आए तो ये हमारा और आपका पैक्ट है सच का कि हम उसको करेक्ट करें। आपके सामने हमने खबर रखी थी कि जो लंदन पुलिस है उन्होंने बहुत शदीद ज़्यादती की थी 2 भाइयों के साथ जिनकी वालदा भी पाकिस्तानी ट्रैवल कर रही थी, और वो वीडियो सामने रखी थी जहां वो उनके मुंह के ऊपर बूट मार रहे हैं, सर पर बूट मार रहे हैं। वो बड़ी खौफनाक वीडियो आई थी। अब एक नई वीडियो सरफेस हुई है जिसमें ये पता चलता है कि पहले वो जो लड़के हैं वो लंदन पुलिस की फैंटी निकालते हैं और शदीद पिटाई करते हैं वो लंदन पुलिस की। शायद कहीं से उन्होंने ताइक्वांडो सीखा हुआ था और उसके बाद लंदन पुलिस उनको गिरा के उनके साथ वापस करती। दोनों ने गलत किया। बहरहाल लंदन पुलिस, क्योंकि मैनचेस्टर पुलिस, लंदन पुलिस बार बार कह रहा हूँ, बहरहाल मैनचेस्टर पुलिस जो है वो क्योंकि यूनिफॉर्म में थी, मुझे नहीं पता किस शहर की पुलिस होगी, लेकिन मैनचेस्टर के एयरपोर्ट पर ये हुआ। बहरहाल क्योंकि ये वो यूनिफॉर्म में थे, उन्हें फिर भी किसी सूरत ये नहीं करना चाहिए था, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए था। लेकिन जो कुछ इन दोनों भाइयों ने किया वो भी बहुत ही हैरतनाक है, हैबतनाक है। एंड दे आस्क्ड फॉर दिस ऑल। ये बहुत ही मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। तो थोड़ी सी जिम्मेदारी का हम सबको मुजाहरा करना चाहिए। हमने उनके लिए भरपूर आवाज़ उठाई थी, अब पूरी पिक्चर हमारे सामने आई है, हमें लगा वो भी आपके सामने रखना जो है वो हमारा फ़र्ज़ है। ऐवान बाला में सेनेट में 96 सेनेटर्स के लिए 1000 मुलाजमीन हैं। जी हाँ, 96 सेनेटर्स के लिए 1000 मुलाजमीन हैं पाकिस्तान के जो सेनेट है उसके अंदर। और अभी आपको बताया कि कौमी असम्बली के
सेक्रेटेरिएट के अंदर 21 करोड़ शायद जो है वो अजाफी तनख्वाहें दी गई हैं और 85 लाख रुपए का हम खाना खा गए हैं। तो ये मामलात हैं और ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये बताया है, जो वफाकी वज़ीर लॉ है। और किसी ने क्या बताना था, लाहौर में खूब बारिश हुई है, खूब लाहौर डूबा है, हर तरफ पानी पानी खड़ा है। बाजी मिसिंग है, बाजी का वो जो साथ छोटू होता था जो उन्हें बताता था पानी कहाँ कहाँ है, वो भी मिसिंग है। बाजी भी नज़र नहीं आ रही, लाहौर डूबा हुआ है। ये आपको बताना था। खबरें और बहुत सारी हैं, वो आज कवर करेंगे हम आज के अपने पंजाबी व्लॉग में, उसे देखिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।